जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की क्लास, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे फ्रेंड्स आज की क्लास में। व्यक्तिगत निर्णय एवं सामूहिक निर्णय क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बट इससे भी पहले आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें और इस क्लास को हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बहुत ही डिटेल में हम पढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप, हम जो है होम मैनेजमेंट की बुक पढ़ रहे हैं। अभी इसके पहले हमने क्लास 6 to 12 की जो सीरीज़ है हमारी होम साइंस की, वो कंप्लीट किया है, जिसके अंतर्गत हमने क्लास 6 to 12 की पूरी पढ़ाई बेसिक से की है। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं और जो होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, या फिर होम साइंस से किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप जाइए, बेसिक्स से आप सीरीज़ देख सकते हैं। बेसिक्स के लिए क्लास 6 से 12 की जो हमने की, उससे आपका जो है बेसिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप सीरीज़ के माध्यम से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, होम साइंस से अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा कि हमने बताया, हम करेंगे व्यक्तिगत निर्णय एवं सामूहिक निर्णय। बस इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, एक बार आपको क्विक रिविजन के माध्यम से बता देते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने कवर किया निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसके अंतर्गत हमने जो है 11 कारक देखे, यानी कि 11 पॉइंट के अंतर्गत हम निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक देखें। इन सभी को डिटेल में हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया है। यदि आपने इस क्लास को नहीं देखा है, तो आप जाकर के होम मैनेजमेंट का प्ले नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के आप इस क्लास को देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्यक्तिगत निर्णय एवं सामूहिक निर्णय क्या होता है, इसमें हम चर्चा करेंगे, अर्थात इंडिविजुअल डिसीजन एंड ग्रुप डिसीजन। तो पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में मुख्यतः 2 ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, और वे निर्णय कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत निर्णय यानी कि इंडिविजुअल डिसीजन, नंबर 2 सामूहिक निर्णय अर्थात ग्रुप डिसीजन। तो आपको पता होना चाहिए, पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में मुख्यतः 2 ही प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन और दूसरा ग्रुप डिसीजन। व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है? जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्तिगत निर्णय व्यक्ति विशेष द्वारा लिया जाता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की सहमति, दबाव अथवा हस्तक्षेप नहीं होता, और ना ही किसी से परामर्श अथवा विचार विमर्श ही किया जाता है। अपने दैनिक जीवन के कार्यों को संपन्न करने के लिए व्यक्तिगत निर्णय ही लिए जाते हैं। उदाहरण, प्रातः कितने बजे सोकर उठना है, नाश्ता कब करना है, उच्च शिक्षा समाप्त करने के बाद क्या करना है, जैसे दुकान खोलना, स्वयं का कोई धंधा करना, नौकरी की तलाश करना आदि। ये सारे निर्णय विशुद्ध रूप से क्या होते हैं? व्यक्तिगत ही होते हैं तथा व्यक्ति विशेष द्वारा ही लिए जाते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति लेगा, कोई एक व्यक्ति ही इस निर्णय को लेगा, इसमें किसी का हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस नहीं होता। उसी को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिसीजन। इस निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय इस निर्णय को करने में बहुत अधिक समय व्यतीत नहीं होता, यानी कि बहुत अधिक समय नहीं लगता, तथा निर्णय प्रक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है। अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कई बार निर्णय प्रक्रिया और क्रियान्वित दोनों ही साथ चलते हैं, यानी कि निर्णय भी ले लिया जाता है और उसको क्रिया के रूप में कर भी लिया जाता है। दूसरा है सामूहिक निर्णय अर्थात ग्रुप डिसीजन। वे निर्णय समूह द्वारा परिवार के सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं। विशेषकर वे निर्णय जटिल समस्याओं के समाधान लिए जाते हैं। पारिवारिक जीवन में अनेक समस्याएं आती है, उनमें से कुछ समस्याएं काफ़ी जटिल एवं बड़ी होती हैं, जिनके समाधान के लिए सामूहिक निर्णय ही लेने होते हैं। जैसे पहले लड़की की शादी करनी है, या मकान बनवाकर खरीदना, मकान बनवाना, कार खरीदना या दुकान खोलना, उच्च शिक्षा है तो बच्चों को विदेश भेजना अथवा उनकी शादी करना। परिवार के सदस्य इन समस्याओं पर गहराई से विचार करते हैं, गहनतापूर्वक इनके लाभ हानि के पक्ष में चिंतन करते हैं और फिर विचार विमर्श करके किसी एक सर्वोत्तम निर्णय पर पहुंचते हैं। सामूहिक निर्णय का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि इसमें समस्या के समाधान हेतु अधिकाधिक विकल्पों के सुझाव आते हैं, यानी कि जैसे कई सारे, सपोज बच्चे को आपको पढ़ने के लिए विदेश या फिर कहीं पर भी भेजना है, और आपने उसको परिवार के साथ बैठ के डिस्कस किया कि हाँ आपका बच्चा बड़ा हो गया, उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, तो परिवार के जितने भी मेंबर होंगे ना, वो सबकी अपनी अलग अलग सहमति, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो उससे क्या हो गया, आपके पास कई सारे विकल्प आ जाते हैं। उसमें जो सर्वोत्तम विकल्प आप चाहें उसको आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने विकल्पों के बारे में पढ़ा था ना, जब हम क्या कवर कर रहे थे,
निर्णय प्रक्रिया की जब हम विशेषताएं देख रहे थे तो उसके अंतर्गत हमने देखा था। तो यही होता है कि अगर जब सामूहिक निर्णय लेते हैं तो आपके पास विकल्प बहुत होते हैं, क्योंकि परिवार के जितने ही मेंबर्स होते हैं वो अब जितने लोग होते हैं अपना अलग अलग वो अल्टरनेटिव्स देते हैं, यानी कि सब अपनी अपनी राय देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके पास कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं कि उनमें जो सबसे अच्छा विकल्प हो आप उसको चूज कर सकते हैं। अनुपयुक्त विकल्पों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में ही करके उसे हटा दिया जाता है। परिवार के सभी सदस्य एक मत से निर्णय को स्वीकारते हैं तथा पूरे लगन एवं उत्साह से उस निर्णय को क्रियान्वित करते हैं, जिससे सफलता मिलती है, सुखद एवं संतोषजनक परिणाम भी मिलते हैं। इस दृष्टि से सामूहिक निर्णय श्रेष्ठ एवं उत्तम होते हैं। परंतु कई बार सामूहिक निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों के बीच एक मत न बन पाने के कारण द्वंद्व एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि कई बार जैसे घर के परिवार के जितने भी सदस्य आप लोग बैठे साथ में और सब लोगों ने मिलकर जो है अलग अलग सुझाव दिए और उसमें से किसी के भी सुझाव पर किसी का भी जो है एक मत, यानी कि कोई भी उससे सहमत नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, कई बार द्वंद्व यानी कि आपस में मनमुटाव भी हो जाते हैं। विशेषकर जब परिवार के मुखिया गृहिणी अपने ही निर्णय को जबरदस्ती परिवार के सदस्यों के ऊपर थोपना चाहती है तथा उन्हें मानने के लिए बाध्य करते हैं। बिना सहमति के परिवार के सदस्य उस निर्णय को मानने के लिए जब तैयार नहीं होते हैं तब स्थिति अधिक विकट, कष्टपूर्ण एवं द्वंद्वात्मक हो जाती है। गृह युद्ध, शीत युद्ध, ध्यान दीजिएगा, गृह युद्ध, शीत युद्ध छिड़ जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। अभी आगे आपको समझ में आएगा। पारिवारिक माहौल कलापूर्ण, दूषित एवं द्वेषपूर्ण हो जाता है। परिवार के सदस्य गृहिणी मुखिया की बात को मानने से इनकार करने लगते हैं, वे किसी कार्य को करने से भी कतराने लगते हैं। पारिवारिक द्वंद्व एवं मतभेद को दूर करने के लिए प्रसिद्ध विद्वान फॉलेट ने लिखा है, क्या लिखा है, जब भिन्नताएं पैदा होती हैं तब उसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, वरना क्या होता है, उसका सामना करना चाहिए। यहाँ सामना करो का अर्थ है द्वंद्व को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाना। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं प्रसिद्ध विद्वान फॉलेट है। तो ये हमने देखा क्या, व्यक्तिगत निर्णय एवं सामूहिक निर्णय। अब देखते हैं विरोधपूर्ण अवस्था में फॉलेट के सुझाव क्या हैं, कि जब विरोध उत्पन्न हो जाता है परिवार के अंदर है और एक दूसरे से मतलब सहमति नहीं होती है, तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए। फॉलेट ने कुछ सुझाव दिए हैं, देख लेते हैं। फॉलेट सजेशन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट स्टेज। तो परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होने के कारण झगड़े की स्थिति उत्पन्न होना क्या है, स्वाभाविक है। क्यों, क्योंकि भाई जब एक दूसरे की सहमति ही नहीं मिलेगी, एक दूसरे के विचार ही आपस में नहीं मिलेंगे, तो कला तो घर के अंदर होना ही होना है। क्योंकि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति समस्या को अपने ढंग से देखता है, इस पर विचार करता है तथा अपने तरीके से सुलझाना चाहता है। इसमें उसका अनुभव, ज्ञान, आयु, प्रबंध, कुशलता, वाक चातुर्य, कौशल, प्रभावपूर्ण शैली आदि काम आते हैं। अनुभवी व्यक्ति झगड़े का निपटारा शीघ्रता से कर लेता है। फॉलेट ने विरोध को दूर करने के निम्न सुझाव दिए हैं। तो देखते हैं कि अगर घर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी कि एक दूसरे की सहमति न बने, विरोधाभास हो जाए, तो क्या क्या सुझाव फॉलेट ने दिए हैं। तो फॉलेट का जो नंबर 1 सुझाव है क्या है, समझौता, यानी कि कंप्रोमाइज़ कर लो भाई। अगर एक दूसरे की सहमति नहीं बन रही है, एक दूसरे से आपका विचार नहीं मिल रहा, तो क्या कर लेना है, समझौता कर लेना। नंबर 2 संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय, यानी कि स्ट्रगल एंड विक्ट्री ऑफ वन साइड रिजल्टिंग इन डोमिनेंस। नंबर 3 है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण, यानी कि वॉलंटरी सबमिशन ऑफ वन साइड। नंबर 4 एकीकरण अर्थात इंटीग्रेशन। नंबर 5 विचार परिवर्तन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ व्यूज। ये कुछ सुझाव दिए हैं फॉलेट ने, इसको डिटेल में समझाते हैं कि कंप्रोमाइज़ क्या होता है। विरोधपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए समझौता एक अच्छा रास्ता है। इसमें परिवार के सदस्य समझौता द्वारा विवाद को खत्म करके किसी ठोस निर्णय पर पहुंचते हैं। यह स्थिति अधिक संतोषप्रद मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष स्वेच्छा से समर्पण करते हैं तथा अपने कुछ अहम विभिन्न रुचियों, मान्यताओं को छोड़कर दूसरे पक्ष की मान्यताओं, रुचियों, विभिन्नताओं आदि को स्वीकारते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि ए ने समस्या सुलझाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए हैं तो बी भी 2 कदम आगे बढ़ाकर समस्या का निपटारा कर लेगा। यहाँ एक से तात्पर्य फ्रेंड्स मतलब एक व्यक्ति से, जैसे कि आप अपने घर में हैं और दो लोग हो
और उसमें से अगर आपने एक समस्या सुलझाने के लिए एक कदम उठाया है तो दूसरे को भी क्या है 2 कदम आगे बढ़ाकर समस्या से निपटारा कर लेना। तो ए का मतलब एक व्यक्ति और बी से मतलब दूसरा व्यक्ति। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे एक दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता तथा दोनों ही पक्षों का आत्मसम्मान भी बना रहता है। इसे कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि पति पत्नी के साथ शाम के समय अपने दोस्त के घर मिलने जाना चाहता है तथा पत्नी दोस्त के घर न जाकर अपने रिश्तेदार के घर जाना चाहती है, इस परिस्थिति में हम पाते हैं कि पति पत्नी दोनों के ही विचार क्या होते हैं भिन्न यानी कि अलग हैं। भाई कि पति अपने दोस्त के घर जाना चाहता है और पत्नी अपने रिश्तेदार के घर जाना चाहती, अतः द्वंद्व की संभावना हो जाती है। परंतु यदि पति पत्नी आपस में विचार विमर्श करके समझौता कर लेते कि आज की शाम हम लोग दोस्त के घर चलते हैं तथा कल की शाम पत्नी के रिश्तेदार से मिलते हैं, तब समस्या का समाधान सुगमता से हो जाता है तथा विवाद की स्थिति भी कम हो जाती है। तो इससे आपको समझौते से आपको मतलब समझ में आया होगा कि समझौता से क्या अभिप्राय है। नंबर 2, संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय अर्थात प्रभुत्व। तो ये क्या होता है, कई बार विरोधपूर्ण स्थिति को निपटाने के लिए सत्ता अधिकार का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। एक पक्ष बलपूर्वक दूसरे पक्ष को अपना निर्णय मानने के लिए बाध्य करता है। इसमें एक पक्ष बलवान एवं शक्तिशाली होता है, उसके हाथ में सत्ता एवं अधिकार रहता है, जबकि दूसरा पक्ष कमजोर होता है। उदाहरण समझते हैं, घर में माता पिता बालकों से अपनी बात बल का प्रयोग करके मनवाते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो हम बच्चों को क्या करते हैं, डांट के मार किसी भी तरह अपना बात उनसे मनवा लेते हैं। विद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षक अपनी बात विद्यार्थियों से आज्ञा देकर मनवाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ शिक्षक के हाथ में क्या है, उपस्थिति, परीक्षा में न बैठने देना। यदि प्रायोगिक विषय है तब उसका अंक आदि उसके अधिकार में यानी कि शिक्षक की सत्ता है, अतः विद्यार्थी शिक्षक की बात को मानने को क्या होता है, मजबूर होते हैं। यद्यपि इस स्थिति में दूसरा पक्ष पहले पक्ष के निर्णय को मानता है, स्वीकारता है, परंतु उसके अंतर मन में विरोध की जबरदस्त भावना यानी कि अंदर ही अंदर वो क्या करता है, अपने मन ही मन विरोध करने लगता है। यह पक्ष असंतुष्ट रहता है तथा उसके भीतर अशांति की चिंगारी जलती रहती है। इसका एक अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है जिससे हम समझ सकते हैं क्या कि अंग्रेजी काल में अंग्रेज अपनी बात को जबरदस्ती बलपूर्वक लाठी के जोर से जनता को मनाने के लिए क्या करते थे, बाध्य करते थे। यानी कि जब हमारे देश में जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज क्या करते थे भाई, अपनी बातों से मतलब क्योंकि उनकी सत्ता थी तो अपनी सत्ता के बल पे वो क्या करते थे, हमारे देश के लोगों को जबरदस्ती बाध्य करते थे अपनी बात मनवाने के लिए। अन्यायी राजा अपने फैसले को बलपूर्वक ही जनता से मनवाता था, परंतु जनता के मन में राजा हो या अंग्रेज विद्रोह की भावना रहती थी और मौका मिलते ही विद्रोह क्या होता था, भड़क उठता था। प्रभुत्व का एक अन्य उदाहरण आज्ञा पालन से भी है। जैसे सास के निर्णय को बहू मानती है, पिता की आज्ञा पालन पुत्र करता है, सेना के उच्च अधिकारी जो होते हैं जवानों पर आज्ञा पालन द्वारा ही नियंत्रण करते हैं आदि आप ये समझ सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। संघर्ष तथा एक पक्ष की विजय अर्थात प्रभुत्व से जो हमने देखा, फॉलोट ने जो ये दूसरा जो है इन्होंने सुझाव दिया है द्वंद्व को सुलझाने के लिए। नंबर 3 है एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण यानी कि वॉलंटरी सबमिशन ऑफ वन साइड। कैसे? विरोधपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण कर देना भी एक अच्छा एवं उपयोगी सुझाव है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की अधीनता को स्वेच्छा से स्वीकारता है। यदि एक पक्ष समर्पण नहीं करता तब विरोध की स्थिति बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होने की संभावना प्रबल हो जाती है, परिणामतः पारिवारिक माहौल दूषित एवं कष्टपूर्ण हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि एक पक्ष स्वेच्छा से समर्पण कर दे। इसे कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि पत्नी भाई की शादी में मायके जाना चाहती है, पति दोस्त की शादी में जाना चाहता है, पत्नी पति से बार बार अपने मायके जाने का आग्रह करती है, पति के मना करने पर भी वह यही कहती है कि आपको हर हालत में मेरे मायके जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पति उसकी बात को मानकर उसके साथ ससुराल चला जाता है। हालांकि पति पत्नी ससुराल जाकर भी खुश नहीं रहते क्योंकि दोनों को ही कम संतुष्टि मिलती है। कारण स्पष्ट है कि पति अंतर मन से ससुराल नहीं जाना कि भाई पति तो जबरदस्ती गया ना, वो जाना तो नहीं चाहता था, परंतु विवाद झगड़ा ना हो इसलिए उसने क्या किया, वो स्वेच्छा से अपना समर्पण कर दिया। चलो ठीक है भाई, घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम तुम्हारे साथ चलते हैं।
परंतु उसे मानसिक तनाव बना रहता है। तो ये आपने देख लिया होगा कि एक पक्ष का सोचा से समर्पण क्या अभिप्राय है। नंबर 4 है एकीकरण अर्थात इंटीग्रेशन। यह विरोध दूर करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। कैसे? इसमें ना तो एक पक्ष की विजय यानी कि जीत होती और ना ही दूसरे पक्ष का समर्पण, बल्कि इससे दोनों ही पक्ष आपसी विचार विमर्श करके एक नवीन हल खोज निकालते हैं, यानी कि नया विकल्प खोज लेते हैं। परिवार के सदस्य आपसी मतभेद को बुलाकर विचार से विमर्श करके किसी ठोस निर्णय पर पहुंचते हैं। दोनों पक्षों के मत से जो राय बनती है वही मानी जाती है। इस कारण इसमें किसी भी पक्ष की भावनाओं एवं आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता है। परिणामतः सभी सदस्य संतुष्ट रहते हैं। उदाहरण, पति शाम में सिनेमा देखना चाहता है, पत्नी मेला जाना चाहती है। पति को मेले में आनंद नहीं आता और पत्नी को सिनेमा में नहीं, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? अतः दोनों मिलकर बैठकर यह तय करते हैं कि शाम में वे दोनों ही सिनेमा मेला ना जाकर अजायब घर यानी कि चिड़ियाघर, जिसको हम जू कहते हैं, जू जाएंगे, जहाँ दोनों को ही खूब आनंद आता हो। यह क्या है? यह एकीकरण का एक सुंदर मतलब आप समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि इन्होंने क्या किया, समस्या को क्या किया, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण कर लिया कि भाई पति को मूवी देखने जाना पसंद है और पत्नी को नहीं पसंद है, पत्नी को मेला जाना पसंद है, पति को नहीं पसंद। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? जो एक को पसंद दूसरे को पसंद ही नहीं है, तो ऐसा कुछ विकल्प ढूंढना जाए जिसमें दोनों को ही आनंद आता है। तो उन्होंने वो मिल करके उसको ढूंढ लिया और दोनों ही मिलकर चिड़ियाघर, दोनों को ही जाना पसंद है तो दोनों मिलकर चिड़ियाघर जाते हैं। तो इससे क्या होता है? समस्या को इंटीग्रेट कर लिया यानी कि एकीकरण कर लिया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। पांचवा जो सुझाव दिया है फॉलेट ने, विचार परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन ऑफ व्यूज। विचार परिवर्तन द्वारा भी विरोधपूर्ण स्थिति से निपटा जा सकता है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को इस तरह से समझाता है, मार्गदर्शन करता है कि वह निर्णय को मानने को तैयार हो जाता है। उदाहरण, पुत्र गणित विषय लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, पिता जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी विषय दिलवाना चाहते हैं। उनकी पिता आंतरिक इच्छा है यानी कि पिता की आंतरिक इच्छा क्या है कि पुत्र डॉक्टर ही बने। अतः वे बार बार अपने बेटे को इस तरह समझाते हैं कि इसकी इतनी खूबियाँ अच्छाइयाँ गिनाते हैं, इसको बताते हैं कि पुत्र स्वतः ही जीव विज्ञान विषय लेकर पढ़ने का निर्णय ले लेता है। अधिकांश कुशल एवं समझदार माताएं अपने जिद्दी बच्चे को इसी सुझाव से गलत आदत रोकने में सक्षम होती है। उदाहरण, बालक टॉफी लेने की जिद करता है, माता क्या करती है? आइसक्रीम दिलाना चाहती है। वह आइसक्रीम की इतने गुणों का बखान करती है कि बालक क्या करता है? टॉफी को छोड़कर आइसक्रीम की तरफ ही आकर्षित हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? विचार परिवर्तन। तो ये तो हमने देखे 5 सुझाव द्वंद्व को खत्म करने के लिए, जो किसने दिए थे? फॉलेट ने दिए थे। एक और है हमारा टॉपिक, निर्णय प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों का सहयोग अर्थात कोऑपरेशन ऑफ फैमिलीज मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग। इसको देख लेते हैं, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो पारिवारिक जीवन को सुखमय, समृद्ध एवं संतोषप्रद बनाने के लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग अति आवश्यक है। इसमें सभी सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए। आज भी अधिकांश भारतीय परिवारों में निर्णय एक पक्ष यानी कि मुखिया द्वारा ही लिया जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका नगण्य होती है यानी कि ना के बराबर होती है। इस कारण परिवार में क्या होता है? द्वंद्व व संघर्षात्मक स्थिति उत्पन्न होना कोई नई बात नहीं है। संयुक्त परिवारों का टूटना एवं एकाकी परिवार का निर्माण इसका ज्वलंत उदाहरण है। संयुक्त परिवार में मुखिया ही सर्वा होता है। वह जो कुछ भी आदेश देता है, निर्णय करता है, वह परिवार के सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। नहीं मानने पर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। आज फिर भी समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन हुआ है। वह परिवार के अन्य सदस्यों को भी निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सम्मिलित करते हैं तथा आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं। इससे परिवार का विकास होता है। परिवार के सभी सदस्य उत्साहपूर्वक अपने अपने क्या करते हैं? कार्यों को करते हैं, जिससे सफलता मिलती है। वे अपने उद्देश्यों लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। परिवार के सभी सदस्य संतुष्टि एवं आनंदित रहते हैं। वे सदैव परिवार की उन्नति के संबंध में ही सोचते हैं। अतः परिवार के विकास में सदस्यों की सहभागिता, आपसी सामंजस्य, मिलजुल कर काम करने की भावना एवं योगदान जरूरी है। इसलिए उन्हें भी निर्णय प्रक्रिया में क्या करना चाहिए? सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये तो हमने देखा निर्णय प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों का सहयोग। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है।
होम मैनेजमेंट का। आई होप ये चैप्टर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी क्लास में, किसी टॉपिक, किसी वर्ड में, कहीं पे भी आपको कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी। जब हम सीरीज़ कर रहे थे क्लास 6 to 12 की, उसमें मैंने वर्ड टू वर्ड चीज़ें आपको समझाई हैं, बट इसमें वर्ड टू वर्ड हम नहीं पढ़ रहे हैं। जहाँ मुझे लगता है जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, हाँ समझाने की आवश्यकता, वहीं मैं समझाती हूँ, अन्यथा मैं आपको टॉपिक कवर करा रही हूँ। फिर इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में डाउट रह जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स वर्ड टू वर्ड चीज़ें पढ़ना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बुक हमारी काफ़ी मोटी है। ऐसी ऐसी हमारी 5 बुक है, आप जानते हो होम साइंस की 5 ब्रांचेज हैं। TGT PGT हम जब करते हैं तो भी हम होम मैनेजमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका ये फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस भी कवर कर रहे हैं। तो इस वीक हमारा होम मैनेजमेंट, नेक्स्ट वीक हम करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो इसीलिए जो है हमें फटाफट अपनी क्लास कंप्लीट, ये बुक हमें कंप्लीट करनी है, देन इसका रिवीजन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, देन उसके बाद हमें जो है आपका वस्त्र विज्ञान जो है वो हमें पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, इसीलिए वर्ड टू वर्ड चीज़ें कराना पॉसिबल नहीं है। तो मैं छोड़ती एक भी नहीं हूँ। आप देखिए सारा कुछ, जितने टॉपिक हैं मैंने सभी सारे के सारे ही आपको कवर कराए हैं। तो प्लीज़ आप जो है जहाँ पे भी आपको डाउट होता है, इसलिए बार बार आप वीडियो को पूरा देखिए, मेरी पूरी बात समझिए, सुनिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप वहाँ पर अपनी क्यूरी ले सकते हैं। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, फीडबैक अपना अवश्य दें, क्योंकि आप फीडबैक नहीं देते जिससे मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, फीडबैक दीजिए, जिससे मुझे भी काम करने के लिए आगे और भी उत्साह बढ़े। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।